गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा सब्जेक्ट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट चल रहा था, जिसमें मैंने आपको अभी लास्ट में लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, हम गिफ्ट पढ़ रहे थे। चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें गिफ्ट पढ़ा था, गिफ्ट की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। ओके, एलिमेंट्स पढ़े थे। अब हमारा इस लेक्चर में हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 123। वो हमने किस में पढ़ा था, 122 सेक्शन में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 123। ओके, इसमें क्या है, अंतरण कैसे किया जा सकता है। मतलब कि इसमें क्या है कि अंतरण कैसे किया जा सकता है। अंतरण कैसे किया जा सकता है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं हम अंतरण को। स्थावर संपत्ति के दान के प्रायोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा। जंगम संपत्ति के दान के प्रायोजन के लिए अंतरण या तो यथापूर्वक प्रकार से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा परिधान किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ हैं, जैसे सपोज अचल संपत्ति जो दान की विषय वस्तु है, उसका अंतरण दस्तावेज द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसा दस्तावेज दानदाता द्वारा या उसकी तरफ से किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। 2 साक्षियों द्वारा उक्त दस्तावेजों अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उक्त दस्तावेज जो अचल संपत्ति से संबंध में है, उसकी रजिस्ट्री करवाना अति आवश्यक है, चाहे उसका मूल्य कितना भी हो। नेक्स्ट, चल संपत्ति का दान ग्रहीता को प्रदान किया गया हो, जिसका परिधान उसी तरह से किया जाना चाहिए जिस प्रकार बेची हुई वस्तु का किया जाता है। ओके, तो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट है स्थावर संपत्ति का दान, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो नंबर फर्स्ट है वो गिफ्ट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो है स्थावर संपत्ति, इसके अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 123 के अनुसार स्थावर संपत्ति का दान केवल मुस्लिम हिवा को छोड़कर 129 निम्नलिखित दिशाओं को पूर्ण समझा। मतलब किसको छोड़ के, मुस्लिम हिवा। हिवा यहाँ पे किस में कह रहे हैं, मोमडैन में गिफ्ट को। मोमडैन में हिवा को किसे कहते हैं, गिफ्ट को हिवा कहते हैं। छोड़कर 129 के निम्नलिखित दशाओं में पूर्ण समझा जाएगा। जैसे नंबर फर्स्ट, दान की हुई स्थावर संपत्ति का अंतरण दस्तावेज द्वारा किया गया है। सेकंड, उक्त दस्तावेज दाता या उसकी ओर से किसी अभिकृत व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित किया गया हो। नेक्स्ट, ऐसा दस्तावेज कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो। नेक्स्ट, दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत किया गया हो। ओके, दस्तावेज क्या किया गया हो, रजिस्ट्रीकृत किया गया हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जंगम संपत्ति का दान, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है, गिफ्ट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो इसमें किस प्रकार से अंतरण दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकृत किए गए हों, दाता द्वारा हस्ताक्षरित तथा साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हुआ हो। नेक्स्ट, जंगम संपत्ति का परिदान अदाता को किया गया हो। इस प्रकार का परिदान उसी प्रकार हो सकता है जैसे बिक्री हुई वस्तुओं का होता है। ठीक है, तो जंगम संपत्ति का दान या तो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के द्वारा या दान संपत्ति के परिदान के द्वारा किया जा सकता है। या यह आवश्यक नहीं है कि पहले दान किया जाए और बाद में परिदान। ओके, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अब आता है, ये मौखिक दान भी हो सकता है। मतलब इसमें इस धारा के अनुकूलता है। इस धारा की क्या है, कुछ अनुकूलता बताई गई है। ठीक है, इस धारा की कुछ अनुकूलता बताई गई है, मतलब अनुकूलता। ठीक है, जिसमें नंबर फर्स्ट, ये कैसा हो सकता है, धार्मिक दान हो सकता है। सेकंड, यह मौखिक दान भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या, मौखिक दान भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो केस है वो है अनमोल। AIR 1928, यह है इलाहाबाद का। ठीक है, इसका जो केस है वो है मन्नूलाल वर्सेस राधा कृष्ण जी 1960 36 989। ठीक है, तो ये तो है धार्मिक दान और ये है मौखिक दान। इसके ये दोनों के केस हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और लिखते भी जाइएगा। ठीक है, तो ये मैं भी आपको बताती हूँ। धार्मिक दान क्या है। इस धारा के 123 के उपबंध धार्मिक दान के विषय में भी लागू होते हैं। किसी मूर्ति को दिया हुआ दान रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा यदि नहीं किया गया है तो उसे अवैध कहा जाएगा। ठीक है, अब मौखिक दान पढ़ेंगे हम। इस अधिनियम में स्थावर संपत्ति के मौखिक दान का कोई स्थान नहीं है। इस धारा 123 के उपबंध इस कारण किसी भी स्थावर संपत्ति का दान रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहे कुछ भी उपदेश्य रहा हो, यदि किसी व्यक्ति ने मौखिक दान स्थावर संपत्ति के विषय में किया है तो विधि की दृष्टि से दाता का स्वामित्व बना रहेगा। उक्त संपत्ति में स्वामित्व अदाता को किस प्रकार प्राप्त नहीं है। ओके, तो ये हमने जो अभी पढ़ा
क्या पढ़ा था? अंतरण कैसे किया जा सकता है 123 में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा और साथ के साथ पढ़ते जाइएगा, ठीक है। अब आता है सेक्शन, अब होता है सेक्शन 124। ठीक है, अब आता है सेक्शन 124। गिफ्ट ऑफ ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट सेक्शन 124 में क्या बताया गया है कि वर्तमान और भावी संपत्ति का दान। वर्तमान और भावी संपत्ति का दान क्या है? वर्तमान और भावी संपत्ति किसे कहते हैं और इनके बीच में क्या है? ठीक है, भावी संपत्ति किसे कहते हैं? जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हों वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है। ठीक है, जैसे इसको मैं आपको एक उस संपत्ति का अंतरण किया जाना संबंध है जिसका अस्तित्व वर्तमान में हो, जहाँ पर दान में दी जाने वाली संपत्ति वर्तमान तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति दोनों का दान एक ही दान पात्र में विलेख के निष्पादन द्वारा किया जाए तो वहाँ पर केवल वर्तमान में की जाने वाली संपत्ति का दान ही वैध होगा। भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति का दान शून्य होगा। ठीक है, तो इसमें एक वृंदावन वर्सेस अवध बिहारी का केस है। वृंदावन वर्सेस अवध बिहारी AIR 1947 और ये कहाँ का है? इलाहाबाद का। इलाहाबाद। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस केस में क्या बताया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि यदि दान पात्र में यह उल्लेख किया गया हो कि वह अपनी समस्त वर्तमान तथा भावी संपत्ति दान में दे रहा है तो वर्तमान संपत्ति का दान तो वैध होगा तथा भावी संपत्ति का दान शून्य हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है सेक्शन 125। आप लोग लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 125। इसमें क्या बताया गया है?
ऑफ 125 क्या है? 125 में ऐसे कोई व्यक्तियों को दान जिसमें से एक प्रतिगृहिता नहीं करता है, मतलब एक्सेप्ट ऐसे व्यक्तियों को दान दिया जाएगा जो कोई प्रतिगृहित नहीं करता है। ऐसे दो या दो अधिक अदाता को किसी चीज का दान जिसमें से एक उसे प्रतिगृहित मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है, उस हित के संबंध में शून्य है जिसे यदि वह प्रतिगृहिता करता तो वह लेता। ओके, जैसे दान दो अथवा अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होना चाहिए। नेक्स्ट, उक्त दोनों या अधिक व्यक्तियों में से कुछ ने दान संबंधित संपत्ति को लेने से इनकार कर दिया है। जिन व्यक्तियों ने दान लेने से इनकार कर दिया है उनके पक्ष में दान निष्फल हो जाएगा। जिन व्यक्तियों ने उक्त दान स्वीकार कर लिया है उनके पक्ष में दान वैध बना रहेगा। ओके, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास एक केस है नंदी सिंह का। किसका? नंदी सिंह। इसमें केस है नंदी ओके, तो इसमें जो केस है वो किसका है? नंदी सिंह एट्स अदर्स बनाम सीताराम एंड अदर्स। ओके, नंदी सिंह एंड सीताराम आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी लेते जाएगा साथ के साथ। ओके, इस केस में क्या बताया गया है कि एक अन्य मुख्य बात यह भी बात रखने योग्य है कि यह धारा तभी लागू की जाएगी जबकि दान सहहितकारी व्यक्तियों के पक्ष में ही गया हो, संयुक्त हितकारी व्यक्ति के पक्ष में नहीं। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत में अनुमोदन करते हुए इस बात में नरसिंह सिंह एंड्स अदर बनाम सीता एंड्स अदर्स में, ये कलकत्ता का है 677 में बताया गया है। ओके, ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये आप लोगों ने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 126। ठीक है, ये क्या है? When gift may be कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मे बी
सस्पेंड और रिवॉक्ड। ओके, सेक्शन 126 क्या है कि दान निलंबित या प्रतिसहित कब किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको दाता और अदाता करार कर सकेंगे। इसको कौन कौन कर सकेगा? दाता और अदाता। ओके, किसी ऐसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर करती दान निलंबित या प्रतिसहित हो जाएगा, किंतु वह दान जिसको बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से पूर्णता या प्रतिसहरणीय होगा, यथा स्थिति पूर्णता या भगता शून्य है। इसको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैं आपको। बी को एक खेत बी की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करके देता है कि बी और उसके वंशजों के ए के पहले भर जाने की सूरत में वह उसे वापस ले सकेगा। ए के जीवन काल में बी अपने वंश छोड़े बिना मर जाता है, एक खेत वापस ले सकेगा। ओके, इस किस केस में बताया गया है? इसका केस है कि मूल राम वर्सेस जमुना देवी। जमुना देवी AIR 1995 HP 117। ओके, इसमें क्या बताया गया है? इस केस में मूलराम बनाम जमुना देवी के केस में क्या बताया गया है कि इस बाद में दाता ने अदाता को उसकी पूर्व व भावी सेवाओं के लिए दान दिया है। अदाता ने दाता को अपनी सेवाएं नहीं दी। इस बात में निर्णित करने हेतु प्रश्न था कि क्या ऐसे स्थिति में दाता द्वारा दान का प्रतिसहन किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसका नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि दाता ने ना तो कोई ऐसी शर्त रखी थी और ना ही ऐसा कोई अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा था। ओके, अब इसमें आता है इसके प्रतिसहरण का निलंबन। किसका? 26 का। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब इनका आता है निलंबन। किसके? दान के प्रतिसहरण का निलंबन। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है बाय एग्रीमेंट। सेकंड है बाय ठीक है। तो जो नंबर फर्स्ट है वो करार के द्वारा प्रतिसहरण, करार के द्वारा। तो एग्रीमेंट के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं कि
दाता और अदाता ने यह करार किया हो कि कोई किसी विशिष्ट घटना के घटने पर दान या तो निलंबित हो जाएगा या प्रतिसहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, उक्त प्रकार का करार दाता और अदाता के मध्य उस समय किया गया होना चाहिए जब अदाता ने दान का प्रतिसहरण किया हो। नेक्स्ट, उक्त प्रकार की गई हुई शर्तों को अनैतिक तथा अवैध नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, उक्त विशेष घटना का होना तथा ना तो होना दाता की स्वैच्छिक पर आधारित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है विखंडन द्वारा प्रतिसहरण। आप लोग लिखते जाएगा बेटा साथ के साथ। विखंडन द्वारा प्रतिसहरण दूसरा पैराग्राफ में सेक्शन 126 में दूसरे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इसके कुछ दशाओं में किया जा सकता है। जिन दशाओं के अंतर्गत कोई संविदा की जाती है जिसके लिए भारतीय संविधान अधिनियम में 1919 के सब क्लॉज ए 39, 53, 55 का विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, अनुचित प्रभाव, कपट, मिस डेस्पायरेशन के कारण की गई हो तो उसके आधार पर किया गया करार किया जा सकता है। अब आता है हमारे पास इसकी त्रुटि। क्या है इसकी त्रुटि? त्रुटि क्या है इसकी? त्रुटि में है मतलब इसके मिस्टेक। ठीक है, इसकी मिस्टेक क्या है? इसमें बताया गया है कि कोई भी दाता एक बार दान करने के पश्चात यह नहीं कह सकता कि उसने भूल से मतलब बाय मिस्टेक दान कर दिया है, इसलिए वह उसको अब प्रतिसहरण करना चाहता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमने बाय मिस्टेक कर दी है। तो इसमें कुछ केस भी हैं, जैसे राजा राम जी का बताया गया था। ठीक है, इसका जो केस है राजा राम वर्सेस खंडो 1912 15 IC 529। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बस यही बोला कि जिसमें न्यायालय ने निर्धारित किया कि दान करते समय जो दान पूर्ण था बाद में किसी प्रकार कोई भी शर्त लगाकर उसे संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको हमारा जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको 123 से समझाया कि 123 में क्या बताया गया है। ओके, तो लास्ट का जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको गिफ्ट डिफाइन किया था, अब जो है हमारा उसमें क्या हम कर रहे थे नेक्स्ट 123 से कि अंतरण कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट अंतरण हम कैसे कर सकते हैं, काफ़ी टाइप से कर सकते हैं, मूवेबल, इमूवेबल, फिर उसमें धार्मिक दान था, फिर मौखिक दान बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा वर्तमान और भावी संपत्ति का दान कैसे करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट था ऐसे व्यक्तियों का दान जिसमें से एक प्राधिकृत नहीं किया करता है। ठीक है, अब लास्ट जो था हमारा दान निलंबित या प्रतिसहरण कब किया जा सकता है। ठीक है, तो वो किस किस से कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। फिर मूलराम बनाम जमुना देवी का आपको एक केस भी बताया। इसके बाद मैंने आपको बताए थे कि ये कैसे दान का हम निलंबन कर सकते हैं। ओके, तो 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो करार के द्वारा और एक विखंडन के द्वारा, इन दोनों को आपको बताया था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा सेक्शन 127 से होगा जिसमें दुर्बर दान किसे कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट आप जब तक अपने घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में क्या है। ओके, थैंक यू।